Today our topic is carbohydrate metabolism. So what is metabolism? Metabolism, it involves all the chemical reactions going on inside the living organism. एक living organism के अंदर जितनी भी chemical reactions हो रही हैं उन चीज़ों को metabolism बोलते हैं. Metabolism is of two types. ये two types का होता है. एक होता है catabolism और एक होता है anabolism. Catabolism को हम destructive activities बोलते हैं और anabolism को constructive activities. कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड्स में और एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है. एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? बायोसिंथेसिस. किस चीज की? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की. सो बायोसिंथेसिस हो रही है, कोई चीज बन रही है तो एनर्जी इज यूज्ड. एज देयर नेम इंडिकेट, कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज यानी कि डिस्ट्रक्ट होना और एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज यानी कि कोई चीज बन रही है, बन के रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. Now the major pathway of carbohydrate metabolism either begins or ends with the glucose. यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर जो भी कोई एक्टिविटी यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रही है वो या तो शुरू ग्लूकोज से होती है या फिर एंड ग्लूकोज से होती है. अब है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर आता क्या क्या है. फर्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बाद जो ग्लूकोज बनता है प्लांट्स में बनता है तो वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंडर आता है. अब ये चीज़ हम ऐसे देख सकते हैं कि हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर जो भी रिएक्शन होती है वो शुरू या फिर एंड ग्लूकोज से होती है. तो इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, मतलब ये रिएक्शन एंड हो रही है ग्लूकोज से. अगला है डाइजेशन ऑफ पॉलीमेरिक एंड ऑलिगोमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोशुगर्स. यानी कि जो भी एब्जॉर्प्शन हो रही है मोनोशुगर की और पॉलीमेरिक एंड ऑलिगोमेरिक यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी डाइजेशन हमारी बॉडी में हो रही है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंडर आती है. नेक्स्ट है सेल रेस्पिरेशन. तो सेल रेस्पिरेशन उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारी सेल्स में एटीपी फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. ग्लूकोनियोजेनेसिस, उससे अगला है ग्लाइकोजेनेसिस और नेक्स्ट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ये तीनों टर्म्स क्लियर हैं नेक्स्ट डायग्राम में. सो दिस डायग्राम शोज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में, देन लैक्टिक एसिड बैक कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में और ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में. तो जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में तो रिएक्शन होती है ग्लूकोजिनोलाइसिस. जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में द रिएक्शन इज ग्लाइकोलाइसिस. फिर जब लैक्टिक एसिड बैक कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में रिएक्शन है ग्लाइकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोज बैक कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोजन में. अब इस रिएक्शन को हमने कहा कि ग्लाइकोजेनेसिस. अब इस डायग्राम से हमें चार टर्म्स मिल गई हैं जो कि हमने अभी आगे पढ़नी है. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस. व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे बोलते हैं. और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने, एम्बेडन, मेयरहॉफ और पेरनास, इसलिए हम इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं. सो डेफिनेशन, it is enzymatically controlled catabolic pathway by which one glucose molecule break down into 2 molecules of pyruvic acid. मतलब इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है पायरुविक एसिड के. नाउ ग्लाइकोलाइसिस होती कहाँ है? तो ग्लाइकोलाइसिस होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और इट इज़ एन एनारोबिक प्रोसेस. मतलब इसमें ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं है. इट इज़ कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. दोनों टाइप की रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन है. और इट इज़ प्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन है तो ग्लाइकोलाइसिस रुक जाती है. अब जब ऑक्सीजन प्रेस कर रही है ग्लाइकोलाइसिस को तो उसको हम बोलते हैं पास्चर इफेक्ट. अब मैंने बोला कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन है दोनों में, एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस में. अब एरोबिक प्रोसेस होती है जब मैमेलियन टिश्यू में होती है, तब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट में. और जब 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो मैमेलियन टिश्यू में क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में. अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, मान लो फर्मेंटेशन हो रही है इन ईस्ट, तो 2 पायरुवेट बना देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं. फिर जब हम पायरुवेट में से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं पहले, तब हमारे पास बनता है 2 एसिटाइल को ए.
अब 2 एसिटाइल को क्या करता है, वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीटेड इनटू 9 स्टेप्स, जिसको कि 11 एंजाइम्स कंट्रोल करेंगे। अब 9 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन, फॉस्फोराइलेशन अगेन, क्लीवेज, phosphorylation and oxidative dehydrogenation, dephosphorylation, isomerization, dehydration and dephosphorylation। इन 9 स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट है फॉस्फोराइलेशन। इसमें हम फॉस्फेट ग्रुप को इंसर्ट करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये प्रेजेंट होता है लीवर सेल्स में, मसल सेल में ये एब्सेंट होता है। अब मैंने रिएक्शन लिखी है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुआ और वो कन्वर्ट हो गया एडीपी में। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिकोआइसोमेरेज। रिएक्शन इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट in the enzyme phosphoglycoisomerase। अगला है फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होगा, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि हमने आइसोमराइजेशन में बना वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे एक एटीपी यूज होगा। अगला है क्लीवेज। इसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी यानी कि ब्रेकडाउन होगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का 2 आइसोमेरिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में, और वो मॉलिक्यूल्स हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि 3PGAL। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स बने DHAP एंड 3PGAL, ये बने इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट अल्डोलेज। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स बने ना, ये हैं एक दूसरे के साथ रीअरेंजमेंट में, मतलब एक रिवर्सिबल रिएक्शन में है ये। जैसे रिएक्शन लिखी है ना मैंने, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट अल्डोलेज, ये स्प्लिट हुए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और फर्दर रिएक्शन करेगा। अगला है फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन। सॉरी, मैंने यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन लिख दिया है। ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है और इसमें क्या होता है, सबसे पहले होती है इसमें डिहाइड्रोजनेशन और उसके बाद होती है फॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो जब होती है डिहाइड्रोजनेशन तब क्या होता है, जो एसएच ग्रुप यानी कि सल्फा हाइड्रिल ग्रुप जो है वो कंबाइन करता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि 3PGAL के साथ और बना देगा थायोहेनिल एसिटल। अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब NAD रिड्यूस हुआ टू फॉर्म NADH प्लस H पॉजिटिव। और फॉस्फोराइलेशन जब हुई तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। अब रिएक्शन है कि 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate are converted into 2 molecules of 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। 2 molecules क्यों हैं? 2 molecules इसलिए हैं क्योंकि जो हमने रिएक्शन क्लीवेज वाली देखी उसमें था कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इसका मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो रिएक्शन में है वो हमारे पास 2 molecules हैं। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो बना वो बना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही है, मतलब 2 NAD आर कन्वर्टेड इनटू 2 NADH प्लस 2H पॉजिटिव। 6th स्टेप है डीफॉस्फोराइलेशन। इसमें जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट पिछले रिएक्शन में बना वो कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे भी जो है एनर्जी वो प्रोड्यूस होती है 2 ADP आर कन्वर्टेड इनटू 2 ATP। इससे अगली रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन को हम रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम
फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। 8th है डिहाइड्रेशन। 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज, और यहाँ पे H2O जो है वो बाहर निकल जाता है। दिस इज शोन इन दिस रिएक्शन। 2 molecules of 2-phosphoglycerate are converted into 2 molecules of phosphoenol pyruvate in the presence of enzyme enolase, where the removal of water यानी कि H2O takes place। हमारे पास 9th और लास्ट स्टेप है डीफॉस्फोराइलेशन। इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। रिएक्शन है 2 molecules of phosphoenol pyruvate are converted into 2 molecules of pyruvic acid in the presence of pyruvate kinase, where energy is produced, यानी कि 2 ADP जो है वो 2 ATP की प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। So this is the final step of glycolysis। अब हम इसको साइकिल में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate in the presence of enzyme hexokinase, where 1 ATP is used। ATP is converted into ADP। इसको हमने कहा कि फॉस्फोराइलेशन और फर्स्ट स्टेप। फिर ग्लूकोज 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate in the presence of enzyme phosphoglucoisomerase, जो हमारा सेकेंड स्टेप था, हमने इसको कहा था आइसोमेराइजेशन। देन fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-diphosphate in the presence of enzyme phosphofructokinase, where 1 ATP is used, और इसको हमने कहा था फॉस्फोराइलेशन। जहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन होती है वहाँ पे एनर्जी यूज होती है, यानी कि ATP का यूज होता है, और एंजाइम हमेशा जो है वो काइनेज एंजाइम लगता है। उसके बाद जो फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट है उसमें क्लीवेज होती है, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट अल्डोलेज, और ये 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक है क्रिस्टल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो कि आपस में एक रिवर्सिबल रिएक्शन में है। मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्रिस्टल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate then converted into 2 molecules of 1,3-diphosphoglycerate in the presence of enzyme glyceraldehyde phosphate dehydrogenase। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 2 NAD are converted into 2 NADH plus 2H positive and 2 phosphate group are introduced। इस रिएक्शन को हमने कहा था फॉस्फोराइलेशन एंड डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट 2 molecules of 1,3-diphosphoglycerate are converted into 2 molecules of 3-phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate kinase enzyme, where 2 ATP are produced and the reaction is dephosphorylation। Then 2 molecules of 3-phosphoglycerate are converted into 2 molecules of phosphoglycerate in the presence of enzyme phosphoglycerate mutase। इसको हमने कहा था आइसोमेराइजेशन और रीअरेंजमेंट। Now 2 molecules of phosphoglycerate are converted into 2 molecules of phosphoenol pyruvate in the presence of enolase, where 2 molecules of water are removed। इसको हमने कहा था dehydration। Then 2 molecules of phosphoenol pyruvate are finally converted into 2 molecules of pyruvic acid or pyruvate in the presence of pyruvate kinase, where produced, मतलब एनर्जी फॉर्मेशन हुई, और इसको हमने कहा डीफॉस्फोराइलेशन। अब मैंने ग्लूकोज 6-phosphate, फ्रक्टोज 6-phosphate और फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट के साथ लिखा है 6C, मतलब ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अब जब फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट की क्लीवेज हुई तो 2 कंपाउंड बने, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। इनके साथ मैंने लिखा है 3C, मतलब ये 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं दोनों, और आगे जितने भी कंपाउंड्स बने 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट से लेके पायरुविक एसिड तक सबके साथ 3C लिखा है, मतलब सारे के सारे 3 कार्बन कंपाउंड हैं। अब जहां जहां पे ATP यूज हुआ वहां पे एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, और जहां जहां पे ATP बना वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब इसका हम देखेंगे कि कितनी बैलेंस शीट में कि कितनी एनर्जी इसमें यूज हुई है और कितनी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हुई है, और टोटल ATP ड्यूरिंग दिस ग्लाइकोलाइसिस कितने प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये हम देखेंगे अगले टेबल में। एनर्जी बैलेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहले आता है ATP यूज्ड।
सबसे पहले जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, एक एटीपी वहाँ यूज हुआ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में, यानी कि जो थर्ड स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, एक एटीपी हमने वहाँ पे यूज किया, टोटल एटीपी यूज हो गए 2। अब आता है एटीपी फॉर्म्ड व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी वहाँ प्रोड्यूस हुए, जो कि हमारा 6th स्टेप था। 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं हमारे 9th स्टेप में, जब 2-फॉस्फो फिनोल पायरुविक एसिड बनाता है पायरुविक एसिड। और आगे है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बनते हैं रीऑक्सीडेशन में, जब हमारे पास 5th स्टेप होता है। जब एक NADP प्रोड्यूस होता है तब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए तो 3 × 2 6 ATP प्रोड्यूस हुए, मतलब टोटल ATP कितने बने 10। अब आता है कि टोटल ATP पूरी ग्लाइकोलाइसिस में कितने हैं, 2 यूज हो गए 10 बने, मतलब टोटल ATP प्रोड्यूस्ड हुए 8।